जिंदगी में असल में क्या चाहिए? अगर ये सवाल पूछा जाए तो शायद जवाब होंगे सफलता, पैसा, एक बड़ा घर। लेकिन इन सब के पीछे का जो असली लक्ष्य है वो क्या है? शायद खुशी। बिल्कुल। आज हम इसी खुशी की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मनोविज्ञान और यहाँ तक कि प्राचीन भारतीय दर्शन से जुड़े कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। हाँ। और आज का मकसद सिर्फ खुशी को परिभाषित करना नहीं है, बल्कि उस कश्मकश को समझना है जो हम सब महसूस करते हैं। वो चीजें जो हमें तुरंत अच्छी लगती हैं और वो जो हमारे लिए लंबे समय में अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये चर्चा सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि एक भरा पूरा और सार्थक जीवन क्या होता है। और जैसा कि आपने कहा, ये एक संतुलन है। भारतीय दर्शन में इसे प्रेय और श्रेय के बीच का संतुलन कहा गया है। प्रेय और श्रेय। हाँ, प्रिय वो है जो प्रिय लगता है, जो तुरंत आनंद देता है, और श्रेय वो है जो कल्याणकारी है, जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा है। आज हम देखेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन दर्शन दोनों इस संतुलन को कैसे देखते हैं। वाह, प्रेय और श्रेय, ये तो शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प ढांचा मिल गया। तो चलिए इसी नजरिए से खुशी को खोलकर समझना शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने खुशी को 3 स्तरों पर बांटा है। हाँ, और ये सीधे सीधे प्रेय और श्रेय से जुड़ता है। सेलिगमैन का पहला स्तर है सुखद जीवन, द प्लेजेंट लाइफ। सुखद जीवन ये पूरी तरह से प्रेय पर आधारित है। जीवन में सुख और आनंद का अनुभव करना, सकारात्मक भावनाएं महसूस करना। अच्छा। जैसे दोस्तों के साथ घूमना, अच्छा खाना खाना, कोई मजेदार फिल्म देखना। ये खुशी का वो रूप है जिसे हम सबसे आसानी से पहचानते हैं। यानी वो सारी चीजें जो हमें तुरंत खुशी देती हैं। लेकिन इसके आगे क्या है? इसके आगे है अच्छा जीवन, द गुड लाइफ। यहाँ हम सिर्फ सुख महसूस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। अच्छा। अपनी ताकत और हुनर का इस्तेमाल करते हुए। इसे फ्लो की अवस्था भी कहते हैं। जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय का, भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। हाँ, होता है ऐसा। जैसे कोई प्रोग्रामर जब कोडिंग में डूबा हो, या कोई बागवान अपने पौधों की देखभाल में। ये सिर्फ सुख से ज्यादा है, ये एक गहरी संतुष्टि है। और तीसरा स्तर, मुझे लगता है वो श्रेय के सबसे करीब होगा। बिल्कुल। तीसरा स्तर है सार्थक जीवन, द मीनिंगफुल लाइफ। हाँ। इसका मतलब है अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल खुद से बड़े किसी मकसद के लिए करना, समाज में योगदान देना, दूसरों की मदद करना, किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा बनना। हाँ, ये हमें एक ऐसी गहरी संतुष्टि देता है जो शायद किसी और चीज से नहीं मिल सकती। तो आप देख सकती हैं, ये सुखद जीवन से शुरू होकर सार्थक जीवन तक की एक यात्रा है, प्रेय से श्रेय की ओर। ये बहुत दिलचस्प है। तो क्या मनोविज्ञान कहता है कि हमें एक को चुनना चाहिए? मतलब क्या सार्थक जीवन सुखद जीवन से बेहतर है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मनोविज्ञान में इसको देखने के 2 मुख्य तरीके हैं, हेडोनिक और यूडाइमोनिक। हेडोनिक और यूडाइमोनिक सुनने में थोड़े मुश्किल शब्द हैं, पर इनका मतलब सीधा है। हेडोनिक खुशी सुखद जीवन की तरह है, आनंद, संतुष्टि और सकारात्मक भावनाओं पर जोर। ओके। वहीं यूडाइमोनिक खुशी सार्थक जीवन की तरह है, अपनी असल क्षमता को पहचानना, व्यक्तिगत विकास और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। अच्छा। और शोध ये नहीं कहता कि एक दूसरे से बेहतर है, बल्कि ये बताता है कि दोनों मिलकर एक संपूर्ण खुशहाल जीवन बनाते हैं। तो ये एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल। सकारात्मक भावनाएं हमें सार्थक काम करने की ऊर्जा देती हैं, और सार्थक काम हमें गहरी खुशी और संतुष्टि देता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक इस तरह से खुशी को परिभाषित करते हैं, लेकिन वे इसे मापते कैसे हैं? क्या इसका कोई फॉर्मूला है, कोई ब्लूप्रिंट? फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन कुछ मॉडल जरूर हैं जो इसे समझने में मदद करते हैं। एक मॉडल है जो बताता है कि एक खुशहाल इंसान में कौन से गुण होते हैं, और दूसरा मॉडल ये बताता है कि हम खुशहाली पाने के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, तो पहले क्या है वाले मॉडल की बात करते हैं। एक खुशहाल इंसान के गुण क्या हैं? इसके लिए कैरल रिफ का 6 फैक्टर मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूडाइमोनिक खुशहाली के 6 स्तंभ बताता है। 6 स्तंभ? हाँ। पहला है आत्मस्वीकार, सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना। दूसरा है व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ, मतलब लगातार बेहतर बनने की कोशिश करना। तीसरा है दूसरों के साथ सकारात्मक रिश्ते। 1 मिनट, यहाँ एक सवाल है। चौथा स्तंभ है पर्यावरण पर नियंत्रण, एनवायरमेंटल मास्टरी। इसका क्या मतलब है?
क्या इसका मतलब है कि हमें अपने हालात को कंट्रोल करना चाहिए या बस ये महसूस करना कि हम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब दोनों का मिश्रण है। ये अपनी जिंदगी को मैनेज करने और अपने आसपास की दुनिया में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता है। अच्छा। यानी ये महसूस करना कि आप अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लिए मौके बना सकते हैं। समझ गई। और बाकी दो स्तंभ हैं स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी, और आखिरी है जीवन में उद्देश्य, पर्पस इन लाइफ। रिफ के अनुसार जिस व्यक्ति में ये 6 गुण हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ है। ये तो हुई गुणों की बात, लेकिन यहाँ एक और मॉडल है जिसने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमारी पूरी सोच को ही चुनौती दे दी है। कॉरी कीज का ड्यूअल कॉन्टिन्यूम मॉडल। हाँ, और ये विचार ये सच में क्रांतिकारी है। अच्छा। ये मॉडल कहता है कि मानसिक बीमारी का ना होना और मानसिक रूप से स्वस्थ होना ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। 2 अलग-अलग चीजें? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि 2 अलग-अलग पैमाने हैं। एक पर है मानसिक बीमारी जो मौजूद है से मौजूद नहीं है तक जाती है। ठीक है। और दूसरा पैमाना है मानसिक स्वास्थ्य का जो कमजोर से अच्छा तक जाता है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा हो सकता है जिसे कोई मानसिक बीमारी ना हो लेकिन फिर भी वो मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। बिल्कुल, और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी देन है। इस स्थिति को निष्क्रिय, लैंग्विशिंग कहा गया है। आप बीमार नहीं हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं है, लेकिन जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही है। कोई उत्साह नहीं, कोई मकसद नहीं, बस दिन कट रहे हैं। बिल्कुल, और इसका उल्टा भी सच है जो और भी हैरान करने वाला है। कोई व्यक्ति जिसे डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी है वो भी मानसिक रूप से फल-फूल फ्लरिशिंग सकता है। वाह। यानी अपनी बीमारी के बावजूद उसके जीवन में गहरे रिश्ते, उद्देश्य और सकारात्मकता हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज करना काफी नहीं है, हमें सक्रिय रूप से खुशहाली को बढ़ाना होगा। बिल्कुल। तो अब उस दूसरे मॉडल पर आते हैं जो आपने बताया था, कैसे करें वाला मॉडल। हम खुशहाली को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? यहीं पर सेलिगमैन का परमा मॉडल बहुत काम आता है। ये एक व्यवहारिक ढांचा है जिसमें 5 तत्व हैं। परमा? हाँ, पी का मतलब है पॉजिटिव इमोशंस, सकारात्मक भावनाएं, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम जैसी भावनाएं महसूस करना। ई है एंगेजमेंट, व्यस्तता, यानी फ्लो की वो अवस्था जिसमें हम काम में डूब जाते हैं। सही। आर है रिलेशनशिप्स, रिश्ते, जो हमने रिफ के मॉडल में भी देखा था। एम है मीनिंग, अर्थ, यानी अपने से बड़े किसी उद्देश्य का हिस्सा होना। और ए है अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि, लक्ष्यों को हासिल करना। हाँ, परमा मॉडल हमें एक तरह का रोड मैप देता है। ये हमें बताता है कि अगर हमें अपनी खुशहाली बढ़ानी है तो हमें इन 5 क्षेत्रों में निवेश करना होगा। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। बिल्कुल। तो ये सारे पश्चिमी मॉडल हमें खुशहाली के अलग-अलग हिस्सों को मापने और बनाने का एक ढांचा देते हैं। ये काफी वैज्ञानिक और व्यवस्थित लगता है, लेकिन क्या खुशी को हमेशा से ऐसे ही देखा गया है? हमारे अपने दर्शन में, भारत में, क्या खुशी का मतलब कुछ और था? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण काफी अलग और गहरा है। यहाँ खुशी को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक समग्र अनुभव के रूप में देखा गया है। अच्छा। हमारे स्रोतों के अनुसार भारतीय परंपरा में मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण मिलते हैं। एक तो है चार्वाक दर्शन, जो पूरी तरह से प्रेय या हेडोनिक है। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। हाँ, यानी वर्तमान के भौतिक सुख पर पूरा जोर। और बाकी 2? दूसरा है पारलौकिक दृष्टिकोण, जहां असली लक्ष्य आनंद की अवस्था है। ये सामान्य सुख दुख यानी प्रेय से परे है। ये एक आध्यात्मिक अवस्था है। और तीसरा जो सबसे प्रचलित रहा है वो है सामूहिकतावादी दृष्टिकोण। इसमें व्यक्तिगत खुशी से ज्यादा सामूहिक कल्याण को महत्व दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना। बिल्कुल, ये विचार इसी से आते हैं। यहाँ खुशी का मतलब सिर्फ मेरी खुशी नहीं, बल्कि हमारी खुशी है। और यहीं पर जीवन के 4 लक्ष्यों यानी पुरुषार्थ की बात आती है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भी प्रेय और श्रेय के संतुलन की बात करता है। बिल्कुल, अर्थ यानी धन और काम यानी इच्छाएं, ये प्रिय का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चीजें जो हमें प्रिय हैं। और धर्म और मोक्ष, धर्म यानी कर्तव्य और मूल्य, और मोक्ष यानी मुक्ति, ये श्रेय का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चीजें जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। दर्शन कहता है कि एक संपूर्ण जीवन के लिए इन चारों में संतुलन जरूरी है। सिर्फ अर्थ और काम के पीछे भागना
जीवन को अधूरा बना देता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां विज्ञापन से लेकर सोशल मीडिया तक हमें लगातार प्रेय की ओर धकेला जाता है, नई चीजें खरीदने, ज्यादा अनुभव करने के लिए, कोई श्रेय के रास्ते पर कैसे चले? क्या ये एक लगातार संघर्ष नहीं है? ये निश्चित रूप से एक संघर्ष है। और शायद इसी संघर्ष को समझने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद का पंचकोश मॉडल एक बहुत सुंदर नजरिया देता है। पंचकोश मॉडल? हाँ, ये इंसान के अस्तित्व को 5 परतों या कोश में देखता है। ये एक तरह से खुद के अंदर की यात्रा है। 5 परतें? ये सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। इसे एक प्याज की तरह समझिए। सबसे बाहरी परत, छिलका, है अन्नमय कोश, हमारा भौतिक शरीर जो अन्न पर निर्भर है। जब हम इस परत को उतारते हैं तो अंदर मिलती है प्राणमय कोश की परत, हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी सांस। ओके। उसकी और अंदर है मनोमय कोश, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं। यानी प्रेय का केंद्र। हाँ, कह सकते हैं। इसके और गहरे में है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, जो सही गलत का फैसला करता है। ये श्रेय की शुरुआत है। बिल्कुल। और जब आप इन सभी परतों को पार कर लेते हैं तो केंद्र में, सार के रूप में आपको मिलता है आनंदमय कोश, आनंद की परम अवस्था जो सुख दुख से परे है। वाह! ये मॉडल हमें दिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की परतों को समझकर केंद्र तक पहुंचने से मिलती है। तो हमारे पास ये महान सिद्धांत हैं पश्चिम और पूर्व से, लेकिन अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या होता है? क्या पैसा, शादी या अच्छी नौकरी जैसी चीजें हमें वाकई खुश करती हैं, जैसा हमें बताया जाता है? स्रोत इस पर कुछ चौंकाने वाली बातें बताते हैं, जैसे पैसा। शोध स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि एक बुनियादी स्तर तक पैसा बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरतें पूरी करने के लिए। बिल्कुल। जब तक आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, तब तक पैसा सीधे सीधे खुशी से जुड़ा होता है। लेकिन एक स्तर के बाद, जिसे तृप्ति बिंदु कहते हैं, ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी नहीं लाता। और शादी का क्या? कहा जाता है कि शादीशुदा लोग ज्यादा खुश रहते हैं। आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन यहाँ एक चिकन एंड एग वाली बात है। क्या शादी लोगों को खुश बनाती है, या जो लोग स्वभाव से ही ज्यादा खुश मिजाज और सकारात्मक होते हैं, उनके शादी करने और उसे निभाने की संभावना ज्यादा होती है? ये भी हो सकता है। शायद दोनों बातें सच हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है रिश्ते की गुणवत्ता। एक अच्छी शादी खुशी को कई गुना बढ़ा सकती है, और एक खराब शादी उसे पूरी तरह गिरा सकती है। तो अगर ये बाहरी चीजें, पैसा, सामाजिक स्थिति, उम्र, हमारी खुशी को उतना तय नहीं करती, तो फिर क्या करता है? यहीं पर मनोवैज्ञानिक सोनिया ल्यूबोमिर्स्की का हैप्पीनेस पाई चार्ट आता है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। हैप्पीनेस पाई चार्ट? हाँ। यह हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार कारकों को 3 हिस्सों में बांटता है। ओके, तो क्या है वो 3 हिस्से? इस पाई चार्ट के अनुसार हमारे खुशी का लगभग 50% हिस्सा हमारे जेनेटिक्स से तय होता है। 50%? हाँ, इसे हमारा सेट पॉइंट कह सकते हैं, जो हमें विरासत में मिला है। कुछ लोग स्वभाव से ही ज्यादा आशावादी होते हैं और कुछ ज्यादा चिंतित। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर आधा खेल शुरू होने से पहले ही तय हो चुका है, तो फिर कोशिश करने का क्या फायदा? ये तो थोड़ा निराशाजनक लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में ऐसा क्यों लगता है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखें। इसका मतलब ये भी है कि 50% अभी भी हमारे हाथ में है। अब देखिए दूसरा हिस्सा। सिर्फ 10% हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमारी आमदनी, हमारी सामाजिक स्थिति, हम कितने स्वस्थ हैं, हम कहाँ रहते हैं। सिर्फ 10%? सिर्फ 10%। जिन चीजों के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उनका असर सिर्फ इतना ही है। यह अविश्वसनीय है। तो बाकी का 40% कहाँ से आता है? और यही सबसे अच्छी और शक्तिशाली खबर है। बाकी का 40% हमारे जानबूझकर किए गए कार्यों और विचारों पर निर्भर करता है। इंटेंशनल एक्टिविटीज। अच्छा। ये वो हिस्सा है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। हमारी आदतें, हमारा नजरिया, हम किसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, हम दूसरों की कितनी मदद करते हैं और हम अपने लक्ष्यों के लिए कैसे काम करते हैं, ये सब इसमें आता है। तो जो बात निराशाजनक लग रही थी, वो असल में बहुत आशावादी है। हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने हाथों में है। बिल्कुल। ये सच में एक शक्तिशाली विचार है। लेकिन यहाँ एक और चीज है, हम नई चीजों के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। नया फोन हो, प्रमोशन हो या नई गाड़ी, कुछ समय बाद खुशी सामान्य हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे हेडोनिक अडैप्टेशन कहते हैं। ये एक तरह का ट्रेडमिल है।
हम खुशी के लिए भागते हैं, हमें वो चीज मिलती है, हम थोड़ी देर खुश होते हैं और फिर वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। तो इस ट्रेडमिल से उतरने का रास्ता क्या है? इसका रास्ता उसी 40% में छुपा है। कैसे? परिस्थितियां जो 10% हैं, वो एक बात बदलती हैं और हम उनके आदी हो जाते हैं। लेकिन जानबूझकर की गई गतिविधियां जो 40% है, वो हम हर रोज कर सकते हैं। अच्छा। जब हम जानबूझकर सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे हर रात सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीजों के बारे में लिखना, किसी की बिना वजह मदद करना या कोई नया हुनर सीखना, तो हम इस अडैप्टेशन के चक्र को तोड़ सकते हैं। ये गतिविधियां हमें लगातार खुशी के छोटे छोटे डोज देती रहती हैं और हमारे खुशहाली के औसत स्तर को स्थायी रूप से ऊपर उठा सकती हैं। तो आज हमने खुशी की एक गहरी और विस्तृत यात्रा की। हमने इसे पश्चिमी मनोविज्ञान के मॉडल से समझा और फिर भारतीय दर्शन की गहराइयों में भी उतरे। हमने सीखा कि खुशी सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि इसमें व्यस्तता, रिश्ते, अर्थ और उपलब्धियां भी शामिल हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी सीख ये है कि मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति का मतलब खुशहाली नहीं है, और हमारी खुशी का 40% हिस्सा हमारे अपने इरादों और कार्यों पर निर्भर करता है। ये हमारे हाथ में है। सही। स्रोत हमें खुशहाली बढ़ाने के कई तरीके बताते हैं, जैसे कृतज्ञता व्यक्त करना, दयालुता दिखाना, अपने हुनर का इस्तेमाल करना। जैसा कि भारतीय परंपरा के 5 मंत्र कहते हैं: अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें, सक्रिय रहें, अच्छा सोचें और अच्छे रिश्ते बनाएं। ये सब उसी 40% का हिस्सा है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। भारतीय दर्शन प्रेय यानी जो हम चाहते हैं और श्रेय यानी जो हमारे लिए अच्छा है के बीच अंतर करता है। जरा सोचिए, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इन दोनों में से किसका ज्यादा पीछा कर रहे हैं? और अगर हम जानबूझकर इस संतुलन को थोड़ा श्रेय की ओर झुकाएं, तो हमारे जीवन में क्या बदल सकता है?